ध्यान से देख के बताइए। इस पे तो लिख ले है इस पे, तो बताइए देगा सब। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी चीज कुछ होता ही नहीं है ससुरा इसमें। इसमें ना माइट्रोकांडिया होता है, ना ही इसमें लाइसोसोम होता है। कुछ खास चीज इसमें नहीं होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है। इनके बाहर सीलिया और फ्लेजला होता है। बाहर में क्या होता है बताइए, ये लंबा वाला पूंछ फ्लेजला है, और ये सब क्या है, सीलिया है। इसके बाहर एक सेल वॉल टाइप का एक कवर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस की सेफ्टी के लिए न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप भी नहीं होता है। बताइए, इसके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम तो होता है, बट यह राइबोसोम कौन सा होता है, 70S वाला होता है। कौन सा होता है, 70S वाला। जबकि इसमें देखिएगा इतने बड़े बड़े कोशिका के अंग होते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो बताइए, हम लोग या पेड़ पौधे या जानवरों में कौन सा होता है, यूकैरियोटिक होते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम अंतर बता दिए थे आप लोग को। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटे बैक्टीरिया वायरस में होता है, और इनमें ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका का सबसे मुख्य भाग जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के बाहर किसी भी तरह का कवर नहीं लगा रहता, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता है। देखिए, इसमें माइट्रोकांडिया तो होता ही नहीं है, तो श्वसन जो होता है ऑक्सीजन माइट्रोकांडिया में जा ही नहीं पाता है। इसलिए वो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, लिक्विड जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, उसी में सारा ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ पे। इसके बाद कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली तो सब में पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, बहुत कमजोर होती है। और 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप का क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। जबकि इसमें देखेंगे माइट्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ATS पाया जाता है। श्वसन माइट्रोकांडिया में होता है। न्यूक्लियस के बाहर एनवेलप होता है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आप कुल ले देखे एक छोटा सा निष्कर्ष पे आइएगा यूकैरियोटिक के बारे में, तो आपको दो तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है कि इनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, देखिए हम लोगों की कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन में आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। कौन होते हैं, यूकैरियोटिक। उनमें कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें एक तो हो गया कोशिका भित्ति पाया जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस पाया जाएगा, बट ये न्यूक्लियस के बाहर किसी भी तरफ का कवर नहीं लगा रहेगा। न्यूक्लियस के का होगा ना ये डबल लेयर, तो इसे हम कहेंगे DNA। ये डबल लेयर का होगा तो इसे क्या कहेंगे, DNA कहेंगे। डबल लेयर है तो DNA। और अगर इसी को सिंगल लेयर बना दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा RNA। सिंगल बना देंगे तो क्या बन जाता है, RNA। अब अपने आप को दिमाग से बताना है, RNA होना चाहिए डबल वाला कि सिंगल वाला RNA होना चाहिए। डबल वाला DNA होना चाहिए या सिंगल वाला RNA होना चाहिए, अपने मन से सोच के बताइए। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर सही है। इसमें RNA पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, RNA। क्योंकि देख रहे हैं कि जब राइबोसोम की बारी आई तो बड़का इधर गया ATS, छोटका इधर आया 70S। तो भैया जब DNA और RNA में आएगा तो बड़का भाग DNA उधर चल जाएगा, RNA इधर आएगा। बताइए, इसके अंदर की कोशिकाएं सूख ना जाए, इस वजह से इसमें क्या भरा होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य। वही अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, किसी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक तो बता दिए, यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में अथाह चीजें भरी होती हैं। चलिए हम यूकैरियोटिक को इधर लिखते हैं। सीलिया पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा, ठीक है। बाहर में सेल वॉल होगा। अगर पेड़ पौधा है तो बाहर में क्या होगा, सेल वॉल। और पेड़ पौधा नहीं है, हम लोग हैं, तो सेल मेम्ब्रेन होगा। हम लोग में तो सेल मेम्ब्रेन होता है। अंदर चलिएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। गाल्जी बॉडी के बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम मिलेगा। बताइए राइबोसोम में कौन सा मिलेगा, ATS मिलेगा। राइबोसोम यहाँ पर ATS मिलेगा। पानी रखने के लिए वैक्यूल्स मिलेगा। पानी रखने के लिए क्या मिलेगा, वाइकोल्स मिलेगा यहाँ पे। इसके अंदर पानी के अलावे अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, एनवेलप होगा कि नहीं, कवर होगा। न्यूक्लियर के बाहर क्या रहेगा, कवर। वो बिना यूकैरियोटिक, हम यूकैरियोटिक में बस यहाँ प्लास्टिड हटा दीजिएगा तो ये मानव की कोशिका हो जाएगी। प्लास्टिड घुसेड़ दीजिएगा तो ये सूर्य से भोजन बनाने लगेगा। हटा दीजिएगा तो मानव वाला, जंतु वाला हो जाएगा। तो देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों किसका हिस्सा है, यूकैरियोटिक। अरे भैया, यूकैरियोटिक में एक हिस्सा होता है जंतु का,
और एक होता है पादप का। पादप का, पादप की कोशिकाएं बड़ी होती हैं जंतु की तुलना में। इनमें दो चीजें बस एक्स्ट्रा होती है, एक होती है प्लास्टिड और एक होता है सेल वॉल। एक क्या होता है, सेल वॉल। बाकी तो ये जंतु कोशिका के ही समान है। मेरी ओर ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, सोम का एटीएस होना, राइबोसोम का एटीएस होना, ये भी पहचान है यूकैरियोटिक की। लेकिन देखिए ध्यान से, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ऊर्जा बनाता है, तो इसे ऊर्जा निर्माण करने के लिए इसके आंतरिक संरचनाओं को देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचनाओं को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक क्रिस्टी के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और वह पाया जाता है 70S वाला। अब हो गया बवाल, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यह पूरी की पूरी कोशिका जो है, यह पूरी की पूरी कोशिका, यह एक यूकैरियोटिक कोशिका है। यह पूरी की पूरी कोशिका आता है, नाम क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। इस ससुरा अपने अंदर चोरवा के छुपा कर एगो 70S राइबोसोम रखा रहता है, और इससे कहता है ना कि तुम हमको प्रोटीन दो, तो 70S कहता है तुम हमको प्रोटीन दो, तो 70S कहता है कि भैया तुम्हारे को प्रोटीन बहुत जरूरत है, हम कहाँ बना पाएंगे, तुमको तो ज्यादा जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि रे चोट्टा, हम तुमसे कह थोड़े रहे कि तुम प्रोटीन बना के सबको दो, सबको दोगे तब ना तुमको जरूरत ज्यादा पड़ेगा। सबको देने के लिए तो एटीएस वाला है, ये एटीएस प्रोटीन बनाएगा, वो ईआर को भी देगा, सबको देगा, लो 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 लो, प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा, प्रोटीन बनेगा, सब में बटेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि भैया हमको दिन भर ऊर्जा चलाना पड़ता है, क्योंकि जब भी आदमी सांस लेगा, वह सांस कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आदमी सांस लेना बंद करेगा नहीं, तो कह रहा है भैया हमारा 24 घंटा काम है। तो ये वाला जो राइबोसोम है एटीएस, ये प्रोटीन बनाता है, तो सबको देता है, अतनीसा हमको भी दे देता है। अब बताओ, हमारा काम ज्यादा है ना, तो इस ससुरा अपना एगो पर्सनल कारखाना रखा है प्रोटीन का, छोटका फैक्ट्री 70S। कौन सा, 70S। तो क्वेश्चन पूछता है बाबू, कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण तो राइबोसोम कर ही देता है, और यह एटीएस राइबोसोम करता है। कोशिका के अंदर का कौन सा अंग है जो ससुरा अपने लिए पर्सनल राइबोसोम रखे रहता है, तो पर्सनली राइबोसोम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा चीज था, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने पास 70S रखा है, जो किसका गुण है, यह 70S किसका गुण है, प्रोकैरियोटिक का। यह गुण किसका है, प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का। इसलिए क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। टिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक, हिंदी में कहते हैं लवक। ऐसा ससुरा 3 टाइप का होता है, हरित लवक, ये खाना बनाता है, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, ये खाना को स्टोर रखता है, और एक होता है वर्णित लवक, ये फलों को रंग प्रदान कर देता है, टमाटर को लाल, आलू को हरा, समझे। तो बताओ बबुआ, मेरी ओर ध्यान, पाया गया 70S, इसके पास भी पाया गया 70S, और ये चुप्पे दूसरे से बताते नहीं है सब, नहीं तो ई गालजी बाड़ी उधार मांगेगा। ए पाया जाता है तो इहो ससुरा रख ले है कौन, 70S। तो एकरो अंदर लक्षण है प्रोकैरियोटिक का, इसके अंदर भी लक्षण है प्रोकैरियोटिक का, लेकिन ये दोनों है किसका हिस्सा, यूकैरियोटिक का। मजबूरी है इनका यहाँ पर रख लेना। जिसको बहुत बार अप एंड डाउन करना पड़ता है, वो अपने घर में मोटरसाइकिल या रॉबर्ट ब्राउन ने जब जूम करके न्यूक्लियस को देखा, तो उन्होंने देखा कि ससुरा इसके अंदर कुछ कुछ लिक्विड जैसा तैर रहा है। रॉबर्ट ब्राउन को लगा कि होगा कुछ, रॉबर्ट ब्राउन को लगा होगा कुछ, तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज करके चले गए। तो एक आया, कहा कि आखिर ससुरा इसमें तैर कौन ची रहा है, तो जो इसमें अंदरवा था उसको निकाल के जूम करके देखा, तो देखा कि ससुरा रिंच ऐसा कुछ है, इसमें रिंच ऐसा कुछ है। क्रोमोसोम, क्या दिया गया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम,
गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। किसने किया? वाल्डेयर। ये बताओ, ये जो जोड़ा संख्या में 46, तो गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। कौन किया? वाल्डेयर। आगे जो बच रहा है, ये गुणसूत्र क्या चीज है, इसको और नोच के देखते हैं। तो ससुरा सब इसको जब नोच के देखा तो कहा कि बारे भैया पूरा तो स्प्रिंग है रे, पूरा का पूरा स्प्रिंग है। इसी स्प्रिंगवा को कहा गया डीएनए। इस स्प्रिंगवा को क्या कहा गया? डीएनए। सबसे पहले डीएनए देखा था कार्ल्सबर्ग ने। किसने दिखा था? कार्ल्सबर्ग। सबसे पहले दिखा था कार्ल्सबर्ग, और इसका डिजाइन दिया था वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डिजाइन, ये गोलाकार डिजाइन किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक। देखा कौन था? कार्ल्सबर्ग। डीएनए को सबसे पहले देखा कार्ल्सबर्ग, हालांकि डिजाइन तैयार किया वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। अब ये वो देखा कि अंदर वो कुछ कुछ है इसमें। इसने कहा ओ माय गॉड, ये तो है आपका जीन। ये क्या है? जीन है, जीन। डीएनए के अंदर क्या पाया गया? जीन। जीन को किसने खोजा था? जोहानसन। जोहानसन। जीन की खोज जोहानसन। तो सबसे छोटा तो ससुरा जीन हो गया, इसको जोहने में टाइम लगेगा। जोहना मतलब समझते हैं खोजना। देहात में कोई किसी रॉबर्ट ब्राउनवा किया था, तो इसी को ना देखना चाहिए। अंदरवा जो तैर रहा है वो क्रोमोसोम है, उसको निकाल के खींचता तो वो डीएनए बनता, ओकरा और खींचता तो क्या बन जाता है? जीन। अब बताइए, जीन को समेटेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए को समेटेंगे क्या बनेगा? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जब क्रोमोसोम को खींचा गया तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए को। डीएनए को खींचा गया तो बन गया जीन। यानी डीएनए किससे बना है? जीन से। किससे बना है? जीन से। और इसी के अंदर इंफॉर्मेशन है कि हाथी के बच्चा को पता है कि हाथी में से सूंड कहाँ निकल रहा है। हम लोग हाथी का सूंड होना ये उसका एक गुण है, हाथी का सींग होना उसका गुण है, हाथी का विशाल आकार होना ये उसका गुण है। तो सारे गुण का फॉर्मूला जहां है उसी को कहते हैं गुण सूत्र। गुण सूत्र। हमारे में टोटल कितने गुण सूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, यानी संख्या में 46। संख्या में क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? गुण सूत्र। यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जितने गुणों को ले जाना है वो इसी सूत्र से ले जाती है, इसलिए इसका नाम है गुण सूत्र। तो बताइए, बाप का गुण बेटे में जाता है, वो वाला गुण नहीं कि गुण मतलब है हाथ पैर वाला गुण। 206 हड्डी, 206 हड्डी, 6 हड्डी, 2 आंख, 2 आंख, बिना पूंछ का, बिना पूंछ का, ये वाला गुण। जिस ससुरा जीन के अंदर वा कौन ची था? जीन के अंदर वा कौन ची था? जीन के अंदर वह होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। क्या होता है? एटीजीसी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। याद रहेगा ना? क्वेश्चन पूछता है बाबू। माइटोकॉन्ड्रिया तो आइए नहीं उसमें, बस उसको चलने फिरने के लिए बाहर सीलिया फ्लेजला होता है। बाहर क्या होता है? सीलिया और फ्लेजला। छोटा छोटा रहेगा तो सीलिया, थोड़ा सा लंबा रहेगा तो फ्लेजला। तो बाहर चलने के लिए हो गया यहाँ पे। अच्छा, इनके बाहर कोशिका भित्ति होती है, ध्यान से समझिएगा। कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक में पादप कोशिका की तरह उसकी बाहरी दीवार होती है, क्योंकि भैया बचाना तो जरूरी है इन गधों को, इसके अंदर तो कुछ होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होगी? लाइसोसोम नहीं होता है सब के अंदर, कोई सब कोई वैक्यूल तो कुछ नहीं, बस इसके अंदर एक राइबोसोम होता है, वो भी 70S वाला राइबोसोम होगा। वो भी कौन वाला? 70S वाला होगा। और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और वो न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं रहेगा, एनवेलप नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस यहाँ पे। और क्या रहेगा? जीव द्रव तो लिक्विड रहेगा। प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। भोजन बना लेगा, क्लोरोप्लास्ट। विकास कर लेगा, राइबोसोम। प्रोटीन विकास का काम करता है, अपने को कंट्रोल कर लेगा, न्यूक्लियस। ये छोटा का और कोई काम नहीं है, बड़ा बढ़ना है, खाना है। ध्यान से, इसके अंदर क्या भरा रहेगा? लिक्विड। जीव द्रव क्या भरा है? जीव द्रव। जीव द्रव भरा है। जीव द्रव पे तो सब में ही रहेगा, क्योंकि जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। ये बात किसने कहा था? हेक्स। जब इस ससुरा माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं तो सांस क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में हवा जाता होगा, ऑक्सीजन कहाँ जाता है? जीव द्रव। इसी आधे मेहनत इसको बनने में, किसको मेहनत? भाई जो जो इसमें है वो इसमें है। सेल वाल और
सेल वाला और प्लास्टिड। और प्लास्टिड ससुरा को सेल के अंदर सेल कहा जाता है, क्योंकि प्लास्टिड अपने आप में कितने टाइप का, 3, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पढ़ाए थे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताइए, एनिमल सेल के अंदर वह कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जो अपने लिए भी 70S रखता है? टोपी वाला बोलो। एक और है कुछ रखता है, हाँ, प्लास्टिड। कौन रखता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड, क्योंकि इन्हें ज्यादा जीन जोहान्सन, डीएनए वाटसन सबसे पहले देखे थे कार्लसबर्ग, डिजाइन दिया वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन तथा क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। अब इसका खोज वाल्डे, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका लिबेनहॉक, जीवित कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम डी डुबे, लाइसोसोम। आगे बढ़े, कैमिलो गाल्ज, कैमिलो गाल्ज, अल्टमैन, लाइसोसोम डी डुबे। हाँ, के अंदर बहुत सारे चीज थे। ये कोशिका के अंदर जितने पदार्थ हैं ये आपस में टकराकर फूट ना जाएं, इसलिए इनके अंदर एक कोशिका द्रव भरा हुआ था। अब ध्यान से सुन लो, हल्ला नहीं, भरा हुआ द्रव, कोशिका द्रव। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी था, वरना सब आपस में टकरा के फूट सकते थे, लड़ सकते थे, सूख सकते थे। इसलिए वो तो जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए ना जीव द्रव्य बोल देते हैं। है तो कोशिका द्रव, जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए उसे जीव द्रव्य। अब आप बताइए बाबू, न्यूक्लियस के अंदर भी कोई खाली नहीं बैठा है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोजोम, और हमारे में 46 क्रोमोजोम है, यानी जोड़ा में 23। हाँ 23। जिसको जिसको 2 दिल चाहिए सीने में, उसको 23 के जगह क्या कहना, खाली जगह है। इसमें जरूरी चीज भरे हैं सब, डीएनए वगैरह भरा, इसकी सुरक्षा तो और जरूरी है। तो क्या इसके अंदर लिक्विड भरे कि नहीं भरे? तो इसके अंदर भी केंद्रिका द्रव होता है। सुनिए ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रिका द्रव। कौन सा होता है? केंद्रिका द्रव। बकलिया साइटोप्लाज्म बोलती है कोशिका द्रव, बाहर वाला कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, अंदर वाला केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रिका। सिंपल है कि नहीं है? अरे ये कोशिका के अंदर मिला कोशिका द्रव, और केंद्रिका के अंदर केंद्रिका द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लास्ट नहीं, प्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका में तो साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कोशिका में है तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। बताइए, जरूरी जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए मानव ये कि न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों। अरे ये ससुरा सूख गया तो दिमागे काम करना बंद कर, इसलिए इन दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, 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 प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसी को कहेंगे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में तो दोनों आ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव प्लस कोशिका। नहीं याद हो गया? सिंपल है कि नहीं? केंद्रिका द्रव तो कोशिका द्रव। आगे बढ़े, न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। केंद्रिका, न्यूक्लिक के, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्टकट में न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, Na लिख सकते हैं कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक, एक होता है राइबोज में से 2 राइबोज, तो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक। तो डीएनए और आरएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है। 90 डाई मन डबल, ये हो गया सिंगल, ये हो गया डबल, हो गया ना। अब डीएनए के बारे में पढ़ा जाए। डीएनए की संरचना बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है? डीएनए का। डीएनए को पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने। कौन है? कार्लसबर्ग।
किसने देखा? कार्ल से। हालांकि डिजाइन दिया था वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए को प्रयोगशाला में ले जाके चेंज किया था हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। डीएनए का यानी जीन संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। अरे डीएनए और जीन में कोई अंतर है तो क्या हो जाता है? जीन। आज तो ये जीन है, जीन का ग्रुप बनाएंगे तब ना क्या होगा? डीएनए। ये तो है जीन, इसका ग्रुप बना देंगे क्या हो जाएगा? डीएनए। दोनों तो एक ही चीज है। हरगोविंद खुराना। डीएनए के बारे में पढ़ा जाए। देखिए डीएनए कई एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। डीएनए कैसा होता है? चेन, चेन की तरह होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को हम लोग पॉली क्यों कहते हैं? तो जब भी कोई चीज को कई सारा को मिला दिया जाता है एक में तो क्या हो जाएगा? पॉली बोला, तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहिए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फास्फोरस मिलेगा। क्या होगा? क्या मिलेगा? फास्फोरस। और क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। दो चीज मिलेगा, एक फास्फोरस है, न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा? फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और एक बन गया फास्फोरस। तो बताइए डीएनए में क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। डीएनए में फास्फोरस। एक और गोलाइनवा से पूछ देगा, भले ही नहीं पूछेगा न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, लेकिन एक को पूछ देगा उधर क्या चीज? फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड को हम दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? एक को कहते हैं सुगर, एक को क्या कहेंगे? सुगर, सुगर कहते हैं। क्या पाया जाएगा? सुगर। सुगर मतलब मिठास। तो बताइए दो चीज होता है हमारे पास, दो तरह का एसिड, आरएनए, डीएनए। इसमें दो हिस्सा है, एक एसिड है, एक सुगर है। ये है डाईऑक्सीराइबोज। तो राइबोज एक सुगर है, ग्लूकोज, राइबोज सुने हैं, लैक्टोज है कौन सा सुगर? अरे यार वो तो खुदे बता रहा है आर मतलब राइबोज सुगर। अब बता के कोई पूछे तो कोई बात है? पूछे कौन सा सुगर तो अगवे लिखा है डाईऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सुगर? हाँ अगर पूछता है नाइट्रोजन बेस, यही मेन होता है डीएनए का सबसे मुख्य भाग, नाइट्रोजन बेस। डीएनए का सबसे मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस। क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन मत मार दीजिएगा, पक्का गड़बड़ा जाएगा। फास्फोरस। क्या मारेंगे? तो नाइट्रोजन बेस। पूरा डीएनए का सबसे मेन भाग नाइट्रोजन बेस। प्लीज 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 हेल्प मी सर। तो बताइए डीएनए का सबसे मुख्य हिस्सा? हाँ नाइट्रोजन बेस। आगे बढ़े, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो भाग में बढ़ता है, प्यूरीन और पाइरेडमीन। प्यूरीन और प्यूरीन और पाइरेडमीन, पाइरेडेमीन, प्यूरीन और पाइरेडमीन, प्यूरीन तथा पाइरे। पूरा डीएनए देखिएगा ना, यही सबसे मुख्य भाग है, यही नाइट्रोजन। बाकी सब तो ऊपर ऊपर में दो। न्यूक्लियोटाइड कितना है? दो। न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस, फास्फोरस यही खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड दो भाग, सुगर, नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मुख्य हिस्सा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप में? दो, प्यूरीन, पाइरेडमीन। प्यूरीन और पाइरेडमीन, प्यूरीन तथा है एटीजी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मेन क्या होता है? एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी। इधर वाला होता है प्यूरीन और ये दोनों होता है पाइरेडमीन। क्या होता है? पाइरेडमीन। बताइए एडेनिन और ग्वानिन, ए से होता है एडेनिन, जी से होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन को क्या कहते हैं? प्यूरीन। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरीन। और थाइमिन और साइटोसिन को पाइरेडमीन। थाइमिन और साइटोसिन को क्या कहेंगे? पाइरेडमीन। के न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड कितने भाग में बटेगा? दो, न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस। फास्फोरस यहीं पे खत्म।
न्यूक्लियोसाइड कितने भाग में? 2। नाइट्रोजन बेस और शुगर यहीं पे खत्म। मुख्य भाग नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कितने भाग? 2। प्यूरिन और प्यूरिन तथा एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन थाइमिन एटीजीसी एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में डबल, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल, एडेनिन थाइमिन में ग्वानिन। बताइए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्यूरिन। क्या बनाते हैं? प्यूरिन। और इधर वाले ये दोनों देख रहे हैं ना, यहां पे जो थाइमिन, इस थाइमिन को हटा के इसके जगह अगर यूरेसिल जोड़ दीजिएगा ना, थाइमिन को हटा के क्या जोड़ना है? यूरेसिल। तो डीएनए से बदल के क्या हो जाता है? आरएनए। डीएनए से बदल के क्या हो जाता है? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनाना है तो थाइमिन हटा के यूरेसिल। आरएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन की यूरेसिल। और डीएनए में नहीं समझा? सिंपल है कि नहीं? अब जैसे खिचड़ी है, उसमें दो क्वेश्चन बहुत कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में, डीएनए के नाइट्रोजन क्या पाया जाता है? तो पाया तो 4 को जाता है, लेकिन ऑप्शन बी सही होता है, थाइमिन। क्या पाया जाएगा? थाइमिन। क्योंकि उसको भी पता है, क्वेश्चन को भी, कि चेंज होगा तो थाइमिन। क्योंकि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में, भैया आरएनए में भी तो एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में एडेनिन पाया जाता है? तो कोई कहेगा आरएनए में पाया जाता है। ऐसा बोलिए ताकि पिन पॉइंट समझ में आए। तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थाइमिन। अगर थाइमिन बोल दिया इट मींस कि वो डीएनए ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर यूरेसिल बोला है तो इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनाना आसान, डीएनए से आरएनए बनाना आसान नहीं? आसान है। प्यूरिन में क्या पाया जाएगा? एजी। एटीजीसी। क्या याद रखें? एटीजीसी। समझ आ गया? ये वाला प्यूरिन और ये पास। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आरएनए और डीएनए, जिस तरह राइबोसोम पाया जाता है 70S और 80S, बताइए इसमें 7 करना पड़ेगा। आरएनए के लिए एक गो क्या है? तो आरएनए वायरस क्या है? आरएनए पीढ़ी में अखिया हिजा बना दिया। ऐसे देखेगा कौन है यहाँ पे, कोई केहूनी के बल बैठ गया तो अखिया फूट जाएगा यहाँ पर। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कभी कभी ये इंफॉर्मेशन मिसमैच कर जाता है, तो देखते होंगे शक्लें अजीब बन जाता है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर। गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी है कि ज्योग्राफी? डीएनए से डीएनए बना देना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए, लेकिन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस जाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांस रेप्लिकेशन। याद रहेगा ना? डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत? अगर आप डीएनए के सारे बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तो ये प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरटीजीसी सब तोड़ तार दीजिए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अब जब प्रोटीन बन जाएगा तो ये वापस नहीं आ सकता, इसलिए सिंगल तीर देना है कि उधर से लौट के नहीं आएगा। इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। आरएनए से वापस डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का सबसे पहला अवलोकन काल्सबर्ग ने किया।
हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए रखा है कि डीएनए? किसने रखा है? डीएनए। और प्रोकैरियोटिक में आरएनए। ज्यादातर बीमारी फैलाने वालों का आरएनए स्ट्रक्चर सिंपल होता है। हम लोग में तब आरएनए क्या काम करता है? होता हम लोग में भी आरएनए। आप ही के यहाँ कोई भी रहेगा, कोई ना कोई तो काम दीजिएगा ना। इसको हम लोग दे देते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। किसको लिए? प्रोटीन। राइबोसोम तो करता ही करता है, साथ साथ आरएनए भी। प्रोटीन निर्माण में दो लोग काम करते हैं, आरएनए सहायता करता है और राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन निर्माण में सहायक कौन होता है? हाँ, आरएनए। बट प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं उसे। आगे बढ़ जाए हम। अब कितने टाइप के? 3 टाइप के। मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब टीआरएनए। और जो राइबोसोम के पास होता है आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए के क्या चाहिए? एमिनो एसिड। 20 टाइप के एमिनो एसिड चाहिए। इस 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड को मिलाइएगा ना तो क्या बनेगा? एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? एक प्रोटीन। एक प्रोटीन। तो एक प्रोटीन के लिए कितने एमिनो एसिड? अब इस 20 में भी झमेला ये है कि 10 तो हमारी बॉडी में रहता है और 10 तो हमें भोजन से लेना होता है। तो 10 तो हमें कैसे लेना है? भोजन से। और 10 तो पहले से क्या है? बॉडी में। बॉडी निर्माण कर देती है। और 10 को भोजन। तो जो बॉडी निर्माण करती है इसे हम लोग कहते हैं अनावश्यक। अनावश्यक, अननेसेसरी, अनावश्यक। और जिसे भोजन से लेता है आवश्यक। आवश्यक। ठीक लिखा है जी। बनेगा प्रोटीन। और वो प्रोटीन जब बनेगा तो आपके शरीर का निर्माण अच्छे से होगा। तो शरीर निर्माण के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन। छोटे बच्चों में 15 साल की उम्र तक यहां एक थाइमस ग्रंथि होती है। यह थाइमस ग्रंथि ऑटोमेटिक प्रोटीन का निर्माण कर देती है। इसलिए छोटा बच्चा सब बिना खैले घूमते रहता है। सब 12 बजे उसकी मम्मी डंडा लेके खोज 10। अब जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन को पचा के उसे जूस बना दिया जाता है। ठीक है। बड़ी आंत उसे सोख लेती है, मतलब छोटी आंत उसे सोख लेती है। छोटी आंत क्या करती है? सोख लेती है। पूरा पचा उचा के बाकी बचा उसमें जो पानी है उसे बड़ी आंत सोख लेती है। पूरा सोख के उसे जूस बना दी। अब उसमें जब आरएनए देखेगा कहाँ है रे, कहाँ है, एकदम उसको ब्लड में मिला देगा। अब ब्लड हर एक कोशिकाओं में है तो हर एक कोशिका के पास से क्या गुजरेगा? ब्लड। अब ब्लड गुजरेगा तो ब्लडवा में घुस के झांकेगा सब आरएनए। कौन है जरूरी? कहेगा ये तो बनबे करता, हटाओ इसको। हाँ, आई वाला ठीक है, खाना खाया आज, लग रहा है पराठा खाया है। समझ में? तो उसमें खोजते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और किसी तो आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? पहचान कौन करेगा? एमआरएन। पहचान कौन करेगा? जैसे ब्लड में सारा एमिनो एसिड जा रहा है, आवश्यक और अनावश्यक दोनों, तो उसकी पहचान कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। चुपचाप टुकुर टुकुर देखता है कौन? मैसेंजर आरएनए। जहां कोई मिला उसको कामला तुरंत पकड़ लेता है और किसको दे देता है? टीआरएनए। ले जाओ इसको, कहा ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ इसको, ले जाओ। तो बताइए परिवहन का काम, परिवहन का काम, परिवहन का काम, परिवहन ट्रांसफर है। आइए एकदम अपने जगह पे टुकु टुकु फटाक से पकड़ता है और यहाँ दे देता है। किसको? क्या यहाँ रखेगा और यहाँ से कौन ले जाएगा? तो टीआरएनए का कोई काम नहीं है। तुम जाओ, ये एक्स्ट्रा रखते रहेगा यहाँ पे, फिर के पास ले जा रहा है राइबोसोम आरएनए के पास। राइबोसोम। ये राइबोसोम को डायरेक्ट नहीं देता, राइबोसोम आरएनए को देता है, क्योंकि राइबोसोम बिजी होगा प्रोटीन बनाने में। और में कोई खोदेगा, ए चचा ले लो दे एमिनो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या, अनावश्यक की संख्या। एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड? हाँ, 20। आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? क्या एमआरएनए खुद ले जाता है? क्यों नहीं ले जाता? लीकेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है, क्योंकि कहीं जो ऐसी दवा आ जाए जो रिएक्शन करके लाइसोसोम को फाड़ दे, पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्लड मरने के बाद कहां जाता है? एस्पिरिन में। कहां जाता है? एस्पिरिन। एस्पिरिन में जाता है। ब्लड के पास दिमाग भी नहीं होता, न्यूक्लियस
ब्लड के पास दिमाग नहीं होता, दिमाग लगाएगा तो जो जगह ठीक लगेगा उधर देर चल जाएगा। बिना दिमाग का आदमी कोई मतलब नहीं, चल रहा है शांत रहता है, क्योंकि मांस पार करने में टाइम लगता है। ब्लड में कहीं दिल के पास सब जाके अनशन कर लेगा, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ पर और हार्ट को भी, हार्ट तो अगर आपका ब्रेन कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा आपका हार्ट।